हमारे बच्चे को भेड़िए ले गए। कोई बचाओ मेरे बेटे को, कोई बचा लो उसे। बहुत समय पहले की बात है। धर्मपुर नाम के गांव में रवि नाम का एक लड़का अपने मामा मामी के साथ रहा करता था। उसके माता पिता की मौत गांव में होने वाले भेड़िए के हमले में हो चुकी थी। रवि को बचपन से ही उसके मामा मामी ने ही पाला था। रवि अपने मामा मामी का बहुत सम्मान किया करता था और घर के आधे से ज्यादा काम वही करता था। उसकी मामी मामा के सामने तो उससे मीठा बोलती थी, लेकिन मामा की पीठ पीछे वो उसे खरी खोटी सुनाया करती थी। रवि, ए रवि, कहाँ मर गया ये लड़का? कितना काम है आज, और ये पता नहीं कहाँ चला गया। मामी रवि को ढूंढते हुए आवाजें लगा रही थी। वो घर के बगीचे के पास आ गई और रवि को वहाँ बैठा देखकर बोली, तू यहाँ क्या कर रहा है? कब से तुझे आवाज लगा रही हूँ, सुनाई नहीं देता क्या? क्या बात है मामी, कुछ काम था? तुझे रोज रोज तेरे काम याद दिलाने पड़ते हैं। तू कभी खुद से क्यों नहीं करता कुछ? आखिर चाहता क्या है? हम भी चले जाए तुझे छोड़कर, जैसे तेरे माँ बाप छोड़ गए। नहीं मामी, मामा और सुलेखा स्वर्णा के अलावा मेरा है कौन? आप लोग ही तो हैं जिनके सहारे मैं जी रहा हूँ। आप बताइए क्या काम है, मैं अभी कर दूंगा। खाना पकाने के लिए लकड़ियाँ खत्म हो गई है, जा जंगल जाकर लकड़ियाँ ले आ। ठीक है, मैं भी जाता हूँ। रवि कुल्हाड़ी उठाकर जंगल के लिए निकल जाता है। रवि बचपन से ही कुल्हाड़ी चलाकर लकड़ियाँ काट रहा था, जिससे उसके हाथ और शरीर मजबूत हो चुके थे। अब वो आसानी से किसी भी बड़ी लकड़ी को 2 हिस्सों में बांट दिया करता था। मम्मी वैसे बुरी नहीं है, काम थोड़ा ज्यादा करवाती है, लेकिन ठीक है, काम करते रहने से शरीर स्वस्थ बना रहता है। रवि अक्सर अपने आप को इन्हीं बातों से समझाता रहता था और खुश रहने की कोशिश करता था। सुबह से दोपहर तक लकड़ियां काटकर रवि अपने घर की तरफ जाने लगा। वो गांव के बाजार से गुजर रहा था कि तभी साहूकार उसके पास आया और बोला, अरे रवि, तुम्हारे मामा नहीं नजर आते हैं आजकल, कहाँ हैं? मामा जी तो गांव में ही है, लेकिन क्या हुआ, आप क्यों पूछ रहे हैं? कोई काम था क्या आपको उनसे? काम तो नहीं था, मैं तो बस ये कह रहा था कि उन्हें घर जाकर याद दिला देना कि वो पैसे लौटा दे। कौन से पैसे? हमें तो कुछ नहीं बताया मामा जी ने। तुम्हें तो खास बताने से मना किया था, लेकिन अब समय ज्यादा हो गया है तो मैं बता रहा हूँ। जी बताइए। पिछले साल जब तुम बीमार थे तब पैसे लिए थे उन्होंने मुझसे, जाकर बता देना घर पर कि अब लौटा दे। कितने पैसे थे? 2000 रुपए। ठीक है, मैं बता दूंगा। रवि और साहूकार की ये बातें सुवर्णा और सुलेखा सुन लेती है। वे घर आकर मामी को सारी बातें बता देती है। मामा जी ने मेरे लिए इतने पैसे उधार लिए, अगर मामी को पता चला तो वो बहुत सुनाएगी मुझे। मामी जी तक ये बात नहीं जानी चाहिए। ऐसा सोचता हुआ रवि अपने घर आ गया, लेकिन घर का माहौल पहले ही खराब हो चुका था। मामी मामा पर चिल्ला रही थी, तुम तो पूरा घर लुटा देना उस पर, उधार लिया है साहूकार से। यहाँ खाने को पैसे नहीं है, उसके इलाज के लिए उधार लेकर घूम रहे हैं। अरे कहाँ से आएंगे इतने पैसे, अब कैसे चुकाओगे? एक ढेले का काम नहीं करता वो लड़का, और उसके लिए तुम अपनी वसीयत नाम कर देना। 2 लड़कियां हैं अपनी, शादी की उम्र हो रही है, उसके लिए किसी भी घर में पटक दोगे क्या उन्हें? अरे शांत हो जाओ, रवि सुन लेगा तो उसे बहुत बुरा लगेगा। मान जाओ तुम, अब मैं चुका दूंगा साहूकार का उधार कैसे भी। देखती हूँ कैसे चुकाते हो। जिसके लिए उधार लिया था वो तो आराम से रह रहा है। अरे उसे तो कोई चिंता नहीं है। अरे उसे कुछ मत बताना तुम। रवि अंदर आ जाता है और अपने मामा से कहता है, नहीं मामा जी, मामी की बात एकदम सही है। आपने वो पैसे मेरे लिए उधार लिए थे, अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसे चुकाऊं। लेकिन बेटा तुम कैसे? आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं काम ढूंढ लूंगा और अगले महीने तक पैसे चुका दूंगा। अब मैं चलता हूँ। रवि वहाँ से कुल्हाड़ी लेकर निकल गया। वो इधर उधर काम की तलाश में भटक रहा था कि तभी सरपंच जी ने उसे टोका। अरे रवि, कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं सरपंच जी, काम की तलाश कर रहा हूँ, कहीं कोई काम मिल जाए। बहुत रह लिया मामा जी के घर। लगता है मामी ने फिर से कुछ कह दिया है। आप तो सब जानते हैं।
हाँ, उस मनहूस रात के बाद सिर्फ तुम ही नहीं, कई बच्चे अनाथ हो गए थे, लेकिन तुम्हारी मामी बहुत ज्यादा बुरा व्यवहार करती है तुम्हारे साथ। भेड़ियों ने उस समय जो उत्पात मचाया था वो बहुत भयंकर था। दोबारा भेड़िए इस गांव में ना आ जाए, इस डर से बहुत से लोग गांव छोड़ भी गए। अब क्या ही करे, समय ही ऐसा था। तब मामा मामी ने मुझे रहने के लिए घर भी दिया है। हाँ, ये बात है। तुम काम ढूंढ रहे हो तो एक काम करो, पड़ोस के गांव में चले जाओ। वहां का सरपंच मेरा दोस्त है, वो तुम्हें काम दे देगा। ठीक है, मैं जाता हूँ। रवि तुरंत ही दूसरे गांव के लिए निकल गया। दूसरे गांव जाने के लिए उसे जंगल पार करना था और शाम भी हो चुकी थी। शाम हो चुकी है, जल्दी ही रात हो जाएगी। मुझे किसी भी तरह करके रात में ही जंगल पार करना पड़ेगा, नहीं तो जंगल में ही रुकना पड़ेगा। रवि जंगल में जाने लगा और काफी दूर तक चलने के बाद उसे भूख सताने लगी। यहाँ पर कोई फल ढूंढना पड़ेगा मुझे। सुबह से कुछ नहीं खाया, गांव से भी सिर्फ ये कुल्हाड़ी ही साथ लेकर चला था। देखता हूँ आसपास शायद कुछ खाने का इंतजाम हो सके। रवि इधर उधर फलदार पेड़ ढूंढने लगा। तभी उसकी नजर दूर कहीं से आती हुई रोशनी पर पड़ी। जंगल में रोशनी, लगता है वहाँ कोई रहता है। मैं देख कर आता हूँ। रवि उस रोशनी की दिशा में बढ़ गया और वो एक झोपड़ी के पास जा पहुंचा। वो झोपड़ी एक बुढ़िया की थी जो कई सालों से वहां रह रही थी। झोपड़ी के अंदर चूल्हा जल रहा था और चूल्हे पर कुछ पक रहा था। कोई है? तुम कौन हो और इतनी रात को जंगल में क्या कर रहे हो? मैं दूसरे गांव जा रहा था, लेकिन भूख लग रही थी। यहाँ से रोशनी आ रही थी तो इधर आ गया। आपके पास कुछ खाने के लिए है क्या? खाने के लिए मेरे पास कुछ फल है, इन्हें तुम खा सकते हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रवि ने बुढ़िया से वो फल ले लिए और खाने लगा। उसकी नजर चूल्हे पर पड़ी तो वो बोला, आप ये क्या पका रही हैं? बहुत देर से शायद ये चूल्हे पर है। ये एक खास तरह की औषधि है। किस बीमारी में काम आती है? ये कोई मामूली औषधि नहीं है, ये भेड़ियों के काटने पर खिलाई जाती है। अगर भेड़िया काट ले तब इसे खिला देने से वो इंसान भेड़िया नहीं बनता। उस बुढ़िया की बात सुनकर रवि हंसने लगा और बोला, अच्छा, अब समझ आया तुम सबसे दूर इस जंगल में क्यों रहती हो। भला अब भी कोई भेड़िया बचा है क्या? आजकल कोई भेड़िया खा जाए तो कोई इंसान भेड़िया बनता है क्या? हंसो मत, बहुत साल पहले यहाँ खौफ था, भेड़ियों का आतंक मचा हुआ था। न जाने कितने बच्चे अनाथ हो गए और न जाने कितने लोग अपने परिवार से बिछड़ गए। ये बातें तो मैंने भी सुनी है। मेरे भी गांव वाले कहते हैं कि जब मैं छोटा था तब मेरे परिवार को भेड़ियों ने मार डाला था। लेकिन ऐसा क्यों? और आजकल कहाँ गए ये भेड़िए? आज से कई साल पहले जब धर्मपुर में सभी लोग बहुत खुशी खुशी अपना जीवन जी रहे थे, लेकिन गांव के साहूकार के दादा परदादाओं ने भेड़ियों को जगा दिया था। जगा दिया था मतलब? आज की रात हमें जंगल में जाकर उन सभी भेड़ियों को खत्म करना है। वो जंगल से भाग जाएंगे तभी हम छिपा हुआ खजाना ढूंढ कर अमीर होंगे। हाँ, सही कहा, आज की रात हमला करना है। रात के समय आसमान में पूरा चांद चमक रहा था। गांव के 10-15 लोग इकट्ठा होकर हाथों में मशाल लेकर जंगल की तरफ बढ़ने लगे थे। जंगल में भेड़ियों की आवाजें आ रही थी और सभी लोग भेड़ियों की गुफा तक पहुंच गए थे। शिकार सामने है, हमला करना चाहिए अब। नहीं नहीं, अभी रुको, देखो वहाँ क्या हो रहा है। वे सभी छिप कर देख रहे थे कि तभी वहां मौजूद भेड़िए अपना रूप बदलकर इंसानों के रूप में आने लगे। ये काम आम भेड़िए का नहीं है, इनके पास जादुई शक्तियां हैं। ये इंसान बन रहे हैं, इसका मतलब खजाना भी इनके पास होगा। हमला करो। साहूकार के दादाजी की बात सुनकर सभी गांव वाले उन भेड़ियों पर टूट पड़े और वहां आग लगा दी। बचे हुए भेड़िए वहां से जान बचाकर भाग निकले। कितना आसान था इन भेड़ियों को यहाँ से भगाना। गुफा का कोना कोना छान मारो, खजाना यहीं कहीं होगा। और अपने गांव वापस आ गए। उन्हें लगा कि अब वे बहुत ही आराम से अपना जीवन बिता सकते हैं। लेकिन इस घटना के कुछ दिन बाद अचानक गांव में कई सारे भेड़िए घुस आए
और गांव वालों के साथ उनकी लड़ाई हुई। इस लड़ाई में बहुत से गांव वाले मारे गए और कुछ गायब हो गए। ये तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन फिर वो खजाना कहाँ है? वो खजाना आज भी साहूकार ने कहीं छिपा रखा है। उस खजाने को लेने के लिए ही समय समय पर भेड़िए इस गांव में हमला करते रहते हैं। साहूकार और उसके पूर्वज तो बहुत बुरे हैं। हाँ, और जिन इंसानों को भेड़ियों ने काट कर जिंदा छोड़ दिया, वो इंसान भी कुछ समय बाद भेड़िया बन जाता है। क्या ये बात सच है? मेरा बेटा भी एक भेड़िया बन चुका है। मैं जंगल में उसी के यहाँ आने का इंतजार कर रही हूँ। वो आएगा तो मैं उसे ये औषधि खिला दूंगी और वो ठीक हो जाएगा। तुम अब सुबह ही जाना, रात में खतरा होता है जंगल में। ठीक है, जैसा आप कहें। रवि रात में उसी बुढ़िया के घर रुक गया और अगली सुबह दूसरे गांव जाने के लिए निकल पड़ा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे यहाँ ठहरने दिया। अब मैं चलता हूँ। ठीक है, अपना ख्याल रखना। रवि वहां से दूसरे गांव के लिए निकल जाता है और वहां पहुंचकर उस गांव के सरपंच से बात करने के लिए उनका घर ढूंढता है। क्या यही सरपंच जी का घर है? क्या काम है बताओ? मैं इस गांव का सरपंच हूँ। वो मैं धर्मपुर से आया हूँ और मुझे काम की तलाश है। अच्छा, धर्मपुर? उस गांव के सरपंच मेरे दोस्त हैं। उन्होंने ही मुझे यहाँ भेजा है। ठीक है, तुम्हारे हाथ में कुल्हाड़ी देखकर लग रहा है तुम लकड़ी काट लेते होंगे। हाँ, बहुत अच्छे से। ठीक है, तो फिर तुम आज से लकड़ियाँ काटने का काम शुरू करो। ठीक है। रवि 1 महीने तक वहां पर लकड़ी काटने का काम करता है और पैसे कमाने लगता है। इधर रवि के मामा रवि के ना होने से काम के कारण परेशान थे। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। सारे काम तो मुझे करने पड़ते हैं। हाँ, तो क्या मैंने कहा था कि जाके उधार लाओ साहूकार से? अब उसके पैसे तो वही चुकाएगा ना। तुमसे तो बात करना भी बेकार है। मैं जंगल जा रहा हूँ लकड़ियाँ लेने। ठीक है, ध्यान से जाना और उस तरफ मत जाना। हाँ, सब जानता हूँ मैं। अब चलता हूँ। मामा जी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ बढ़ गए। कुछ दिन पहले हुई तेज बारिश की वजह से जंगल में सूखी लकड़ियां कम थी। अब तो लकड़ियाँ भी यहाँ ठीक नहीं है, अंदर जाना ही पड़ेगा। मामा जी जंगल के अंदर जाने लगते हैं और थोड़ा अंदर जाते ही उन्हें सूखी लकड़ियां मिल जाती है। बस अब यहाँ से लकड़ियाँ काट कर जल्दी घर चला जाता हूँ। वैसे भी ये जंगल खतरे से खाली नहीं है। रवि के मामा जी कुल्हाड़ी से पेड़ की लकड़ी काटने लगते हैं। लकड़ी काटते वक्त कुल्हाड़ी की आवाज उस शांत जंगल में गूंज रही थी। तभी उन्हें किसी के चलने की आवाजें सुनाई दी। उन्होंने पीछे पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था। अरे कौन है? कोई है वहाँ? कोई मजाक कर रहा है तो सामने आ जाओ। मामा जी आवाजें देते रहे लेकिन कोई नहीं था वहां। वो वापस लकड़ियां काटने में लग गए और तभी अचानक से एक भेड़िया उनके पास आ गया और उन्हें झाड़ियों में खींच ले गया। अरे ये क्या बात है? तुम इतनी रात को जंगल की तरफ कहाँ चली जा रही हो? ये दोपहर से लकड़ी काटने गए हैं, अभी तक नहीं लौटे हैं। उन्हीं को ढूंढने जा रही हूँ। इतनी रात में जंगल में मत जाओ। अभी उसके आने का इंतजार करो। कल तक नहीं आया तो मैं खुद आदमियों को उसे ढूंढने में लगा दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रवि की मामी घर लौट गई और सारी रात मामा जी के लौटने का इंतजार करने में बिता दी। सुबह होते होते गांव में हल्ला मच गया और भी कई घरों से लोग गायब थे और पूरे गांव में यही चर्चा थी कि भेड़िए लौट आए हैं। सरपंच जी, मेरे पति अभी तक नहीं आए। मेरा बेटा भी रात को निकला था, अभी तक घर नहीं लौटा। जिस रहस्यमय तरीके से लोग गायब हुए हैं, मुझे लगता है कि भेड़िए वापस आ गए हैं। भेड़िए वापस आ गए? तो अब हम क्या करेंगे? हमें पहरा देना होगा दिन रात, और जंगल भी जाना अब कम या फिर बंद करना होगा। क्या इससे हमारे परिवार के लोग वापस आ जाएंगे? भरोसा रखो, हम उन्हें ढूंढ लेंगे। सरपंच जी की बात सभी ने मान ली
और दिन रात पहरेदारी शुरू हो गई। पहरा देने के बाद भी गांव से लोगों का गायब होना बंद नहीं हो रहा था। ये तो बहुत ही गंभीर बात है। हमारी इतनी सावधानी के बाद भी लोग गायब हो रहे हैं। समझ नहीं आता इस समस्या का हल क्या है। गांव के सभी लोग परेशान थे। तभी रवि अपने काम निपटाकर गांव लौटा। गांव में शांति देखकर रवि को चिंता हो गई। ये गांव में इतनी शांति, आखिर सब लोग कहाँ गए? रवि चलते हुए अपने घर जा रहा था। तभी उसने सरपंच जी के घर के बाहर लोगों की भीड़ देखी। यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों है? चलकर देखना होगा। रवि सरपंच जी के घर के पास आ गया और तभी उसे वहां मामी भी नजर आ गई। मामी, आप यहाँ? क्या बात है, इतने लोग यहाँ भीड़ लगाकर क्यों खड़े हैं? क्या बताऊं अब तुझे, तेरे मामा इतने दिन से घर नहीं आए और गांव से भी लोग लगातार गायब होते जा रहे हैं। क्या कहा? लेकिन क्यों? ऐसा क्या हुआ है? भेड़िए वापस आ गए हैं, वही गांव के लोगों को गायब कर रहे हैं। भेड़िए वापस आ गए? लेकिन अब क्यों? अपना बदला लेने। हम सबसे बदला लेंगे वो। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। मैं मामा जी को ढूंढ कर लाऊंगा। रवि तुरंत ही वहां से निकलकर उसी बुढ़िया से मिलने जंगल के लिए चल पड़ा और थोड़ी देर बाद वो जंगल में जा पहुंचा। दादी माँ, तुम कहाँ हो? रवि उस बुढ़िया को आवाजें लगा रहा था, लेकिन वो कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। तभी रवि को उसी झोपड़ी के पीछे किसी के गुर्राने की आवाज सुनाई दी। वो झोपड़ी के पीछे गया तो उसने देखा एक भेड़िया वहां खड़ा हुआ था। कहीं अगर ये दादी हुई तो मुझे इन्हें ठीक करना होगा। रवि उस झोपड़ी के अंदर चला गया और उसी औषधि को ले आया। वो झोपड़ी के पीछे आ गया और रवि को देखकर वो भेड़िया रवि पर झपटने लगा। रवि ने किसी तरह उस भेड़िए को औषधि खिला दी और थोड़ी ही देर में वो भेड़िया वापस से उसी बुढ़िया में बदल गया। दादी माँ, तुम कैसे भेड़िया बन गई थी? वो भेड़िए लौट आए हैं साहूकार से अपना खजाना वापस लेने। इस बार वो 2 गुनी ताकत के साथ लौटे हैं। ये सब बंद करने का कोई उपाय नहीं है क्या? उपाय है, साहूकार उनका खजाना लौटा दे। मैं साहूकार को उन भेड़ियों का खजाना लौटाने पर मजबूर कर दूंगा, लेकिन अभी पहले मुझे मेरे मामा जी को ढूंढना है। मैं भेड़ियों की गुफा में जाऊंगा, मुझे औषधि चाहिए। तुमने मेरी जान बचाई है, तुम जितनी चाहे औषधि ले जाओ। ठीक है, लेकिन मुझे योजना बनाकर काम करना होगा। रवि ने औषधि ली और सरपंच जी के घर आ गया। रवि, तुम लौट आए, अच्छा हुआ। हमें तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी, तुम जिस तरह गए थे। सरपंच जी, मैं उन सब का उपाय लेकर आया हूँ, बस मुझे आपके साथ की जरूरत है। कैसा उपाय? क्या साथ चाहिए? बताओ, हमसे जो बन पड़ेगा हम करेंगे। मेरी बात ध्यान से सुनिए। हमारे गांव के पीछे वो भेड़िए इसलिए पड़े हैं क्योंकि साहूकार के घर में भेड़ियों का खजाना छिपा है, जो किसी को नहीं पता। भेड़ियों ने खजाना चोरी करने वाले सभी गांव वालों को मार दिया है, लेकिन साहूकार के परिवार से लोग बचे हुए हैं। इसीलिए भेड़िए बार बार हमला करते हैं। हमें साहूकार से वो खजाना बाहर निकलवाना होगा। लेकिन वो साहूकार ये बात मानेगा कि उसके पास खजाना है? यही तो बात है, वो कभी नहीं मानेगा। फिर हम क्या करें? हम एक काम कर सकते हैं। रवि सरपंच जी को सारी योजना समझा देता है और सरपंच जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, ठीक है, अब ऐसा ही होगा। अगली रात सभी लोग हमेशा की तरह पहरेदारी कर रहे थे। तभी अचानक साहूकार की पत्नी भागते हुए आती है और कहती है, बचाओ बचाओ बचाओ। क्या हुआ? इतना घबरा क्यों रही हो? तुम सब यहाँ पहरेदारी करते रहो, वहाँ घर से हमारे बेटे को भेड़िए ने उठा लिया है। क्या कहा? भेड़िया हमारे बेटे को ले गए? हाँ, मेरी आंखों के सामने से अंधेरे में बड़ा सा जानवर आया और उसे ले गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब कुछ नहीं हो सकता। गांव वालों के बाकी लोगों की तरह ही तुम्हारा बेटा भी गया। साहूकार। सरपंच जी की बात सुनकर साहूकार और उसकी पत्नी वहीं रोने लगते हैं और साहूकार कहता है, सरपंच जी, कुछ भी ले लीजिए, मेरी दौलत संपत्ति कुछ भी, मुझे बस मेरा बेटा लौटा दीजिए। इसका उपाय तो केवल रवि ही जानता है। रवि, तुम कहाँ हो? मेरे बेटे को बचा लो, मैं सारा कर्ज माफ कर दूंगा तुम्हारा।
मैं आपके बेटे को बचा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। मुझे सब मंजूर है। भेड़ियों का जो खजाना तुम्हारे पास है उसे लौटा दो। क्या? भेड़ियों का खजाना? कौन सा खजाना? मेरे पास कोई खजाना नहीं है। फिर तुम्हारे बेटे को वापस लाने का कोई उपाय नहीं है। ठीक है, मैं लाता हूँ खजाना। साहूकार की बात सुनकर रवि मुस्कुराने लगता है और थोड़ी देर बाद साहूकार सारा खजाना लाकर जंगल की सीमा पर रख देता है। ठीक है, अब तुम सब लोग यहाँ से जाओ, मैं सभी लोगों को वापस ले आऊंगा। रवि, गांव वाले तुम पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं, तुम सफल होकर लौटना। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं सफल होकर और सबको वापस लेकर ही लौटूंगा। रवि खजाना लेकर जंगल में भेड़ियों की गुफा पर पहुंच जाता है और उसे देखकर वहां मौजूद सभी भेड़िए खूनी नजरों से उसे देखने लगते हैं। मैं यहाँ लड़ाई करने नहीं आया हूँ, आप सभी की अमानत लाया हूँ। रवि की बात सुनकर भेड़ियों का सरदार इंसानी रूप में आ जाता है और रवि के हाथ में खजाना देखकर कहता है, तुमने हमारी अमानत लौटा दी। ये सिर्फ खजाना नहीं बल्कि हमारी शक्तियों का केंद्र है। हम तुम्हारा धन्यवाद करते हैं। मुझे धन्यवाद नहीं बल्कि हमारे लोग वापस चाहिए। ठीक है। रवि की बात मानकर भेड़ियों के सरदार ने सभी इंसानी भेड़ियों को एक तरफ बुलाया और रवि ने सभी को औषधि खिला दी। देखते ही देखते सभी भेड़िए खोए हुए गांव वालों में बदल गए। रवि ने अपने मामा जी को देखा और खुश हुआ। रवि, मेरे बच्चे, तूने मुझे बचा लिया। मामा, घर चलो, मामी बहुत परेशान है। रवि अपने मामा और बाकी लोगों को लेकर गांव आ गया। अपने अपने परिवार के लोगों को देखकर गांव वालों में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी लोग रवि की जय जयकार करने लगे। तभी साहूकार वहां आया और बोला, मेरा बेटा कहाँ है? तुम्हारा बेटा तो तुम्हारे घर में ही है, वो कहीं नहीं गया था। जाओ, घर जाओ। साहूकार सारी बात समझ गया कि ये सब उससे खजाना बाहर निकलवाने के लिए था। रवि अपने घर लौट आया और मामा जी को देखकर रवि की मामी ने रोते हुए कहा, रवि, तूने आज मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है, मुझे माफ कर दे। मैंने आज तक जो कुछ भी किया उसके लिए मुझे माफ कर दे बेटा। कोई बात नहीं मामी, बीती बातों को भूल जाइए। मामी जी ने रवि से माफी मांगी और उस दिन के बाद से गांव के भेड़ियों का खौफ खत्म हुआ और रवि खुशी खुशी रह